नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं अविनाश जी, जो हम यहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो ये है कि मणिपुर में बवाल मचा हुआ है। मणिपुर में जो स्थितियां बिगड़ी हुई थी वो एक बार फिर उठ गई हैं और एक बार फिर उन पर बवाल मचा हुआ है। दो समुदाय आपस में इस कदर झड़प हो गई है, दोनों की अशांति फैल गई है और अब इस मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और पूरे देश में इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। और इसी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि पीएम मोदी, जिन्हें मणिपुर में जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं गए, लगभग 1 साल हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। मणिपुर ने 5 मिनट भी मणिपुर की जनता के लिए नहीं निकाले, वहां जाने का उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन वो बार बार विदेश दौरे पर चले जाते हैं। इसको लेकर भी तमाम अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, उन पर तंज कसा जा रहा है कि सोचा तो ये जा रहा था कि शायद उनका विमान इस बार मणिपुर के लिए मुड़ जाएगा, लेकिन वो तो कहीं और निकल गए। इस तरह से मणिपुर पर अब पीएम मोदी भी घिरे हुए। वहीं एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। वहीं इसके दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में, क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होगा और महाराष्ट्र में अब 20 तारीख को मतदान होना है। और इसको लेकर तमाम सियासी चर्चाएं तेज हैं और मतलब बहुत ज्यादा सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसी बीच मणिपुर का मुद्दा जो गरमाया है उससे बीजेपी चौतरफा गिर गई है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक और तमाम दूसरे राज्यों में भी इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया और इस पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। तो मेरे साथ हमारे सहयोगी जो अविनाश जी मौजूद है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अविनाश जी, जो मणिपुर में बवाल मचा हुआ है, इस पर किस तरह से बीजेपी बुरी तरह घिसी हुई है और जो घिरी हुई है, और जो ये एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग चल रही है, क्या अब बीजेपी इस पर कोई एक्शन लेगी? एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की डिमांड अभी की नहीं चल रही है, 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है और बीजेपी के मैक्सिमम विधायक चाहते हैं कि एन बीरेन सिंह को हटा दिया जाए, क्योंकि उनसे स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। इवन हालत ये हो गई है कि स्थितियां बिगाड़ने का दोषी ही एन बीरेन सिंह को ठहराया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक टैप भी वायरल हुआ है, जिसकी जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए हैं। उस टैप में एन बीरेन सिंह ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जो मैती समुदाय के जो लोग हैं उनको हमने छूट दे दी है कि आप जो शस्त्र वगैरह शस्त्रागार है वहां से आप हथियार लूट सकते हैं। बोले हमने एक तरीके से टकराव पैदा किया है और जब टकराव हाथ में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो चीज उनके हाथ से निकल चुकी है और इस चीज को वो कई बार कबूल कर चुके हैं कि स्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि आपके नियंत्रण में नहीं है स्थितियां तो आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते हैं? वो इस्तीफा देने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी के अधिकतर जो एमएलए हैं, विधायक है, वो कई बार सरकार से बोल चुके हैं, दिल्ली में आके बोल चुके हैं कि इनको हटाया जाए। जब तक एन बीरेन सिंह सत्ता में रहेंगे तब तक मणिपुर की हालत सही नहीं होंगे। 3 मई 2023 से ये स्थितियां चल रही हैं। आज 500 दिन से ज्यादा समय दिन निकल चुके हैं और इन 500 दिन में प्रधानमंत्री 5 मिनट के लिए भी मणिपुर के दौरे पर नहीं गए हैं। अब ऐसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम भी लेने को तैयार नहीं है। मणिपुर का नाम उनकी जुबान पर करीब 6 महीने बाद तब आया था जब लोकसभा में विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। नहीं तो उससे पहले प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम भी नहीं ले रही थी। हालत ये है कि लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री हर राज्य के दौरे पर गए, लेकिन मणिपुर के दौरे पर उस समय भी नहीं गए, जबकि वहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। क्योंकि प्रधानमंत्री को पता था कि मणिपुर में रैली करना ही उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, कि जो जितना नाराजगी वहाँ बीजेपी से है मणिपुर में, उससे ज्यादा नाराजगी प्रधानमंत्री को लेकर है, क्योंकि वो ना तो मणिपुर आ रहे हैं ना मणिपुर के बारे में कुछ बोल रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि मणिपुर में आज की तारीख में खुद मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है जी। कल उनके आवास पर भी हमला कर दिया गया, बड़ा मुश्किल से मुख्यमंत्री आवास को बचाया जा सका, लेकिन उनके जो विधायक हैं या सरकार के जो मंत्री हैं उनके आवास की क्या स्थिति हुई है, भीड़ ने घेरा ही नहीं है बल्कि जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और हालत अब ये बताया जा रहा है कि आज बीजेपी के विधायक फिर दोबारा से बैठक कर रहे हैं और एक बार वो फिर डिमांड कर रहे हैं कि किसी तरीके से सीएम बीरेन सिंह को हटाया जाए ताकि मणिपुर में स्थितियां सुधर सकें। जब तक मुख्यमंत्री नहीं हटाए जाएंगे तब तक हालत सुधारना बहुत मुश्किल काम हो गया है मणिपुर में। और हालत इसी तरीके से बिगड़ती रही। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर की जो स्थिति है वो बॉर्डर स्टेट है, म्यांमार से मणिपुर का बॉर्डर लगा हुआ है। म्यांमार की हालत इस समय सबको पता है कि वहाँ गृह युद्ध चल रहा है जी। और मणिपुर में भी गृह युद्ध शुरू हो गया है कि वहाँ बिल्कुल हम देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर हमारे दिखाई दे रहा है कि क्या हालात वहां पर हो रखे हैं, कैसे भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। वीडियो को मैं चाहूंगी
कि जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी स्क्रीन पर हमारे वीडियो है इस वक्त, और स्थितियां बहुत ज्यादा विचलित हैं वहां पर, मतलब लोग सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी कुछ भी हो जा रहा है। और इस स्थिति ने इतना विचलित कर दिया है लोगों को कि देखकर पता चल रहा है कि वहां इस वक्त लोग कितना डरा हुआ महसूस कर रहे होंगे, जो ये सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है। और ये हालात ये है कि 1 साल हो चुका है पूरा, और 1 साल होने के बाद भी हालात काबू नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। जो एन बीरेन सिंह वहां के जो सीएम है, बीजेपी की वहां पर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है देश में, बावजूद इसके ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो ऐसे में एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया और तेजी से उठने लगा। 1 साल से लगातार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा अविनाश जी, पिछले बार जब ये मामला उठा था तो कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे, महिलाओं के कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जिन्होंने विचलित किया था, हृदय विदारक वीडियोस थे वो, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जी। लेकिन उसके बाद जांच हुई, जांच में क्या निकला, जो लोगों के जो आइडेंटिफाई हुए उनके अरेस्ट किया गया, लेकिन उनके ऊपर केस में अभी तक फाइनल सुनवाई तक नहीं हो पाई है। मतलब अभी तक उस मामले में किसी को कोई सजा नहीं हुई है। कब तक सजा होगी ये पता नहीं, लेकिन हालत ये है कि अब जो वहां तो एक तरीके से गृह युद्ध का स्थिति पैदा हो गई है। सोमवार से वहां दोनों समुदाय आमने सामने हैं और हालत और आप ये देखिएगा, उसके बावजूद अब देश के प्रधानमंत्री हों चाहे देश के गृह मंत्री हों, वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पर निकल गए हैं, जबकि इस समय उनको मणिपुर में होना चाहिए। गृह मंत्री कल तक रैलियां कर रहे थे, जब वो एक तरीके से उनको घेर लिया गया बुरी तरीके से कि मणिपुर हाथ से निकला जा रहा है। हालत ये हो गई है कि ना तो वहाँ सुरक्षा बल खुद सुरक्षित हैं, सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, थाने पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद सीएम आवास पर हमले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। उसके बाद उनको अपना महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार अभियान कैंसिल करना पड़ा है। अब वो दिल्ली लौट कर आ रहे हैं। अब भाई सोमवार से जब स्थितियां वहां नियंत्रण से बाहर हैं और आप संडे को, मतलब एक तरीके से पूरे 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते तक आपने मणिपुर को चलने दिया है। अब जब कल चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है तो आपको लगा कि भाई चुनाव प्रचार का तो मामला पूरा हो चुका है। यहाँ पर कल तो वैसे भी उनको महाराष्ट्र और झारखंड जहां पर भी प्रचार करना था वहां उन्हें बंद करना था, तो उसका जब प्रचार का काम खत्म हो गया, पूरा चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद आपको ध्यान आ रहा है मणिपुर का। मणिपुर को भाई जब सोमवार से ही स्थितियां वहां नियंत्रण से बाहर हो रही थी तो उसको कंट्रोल करना चाहिए था। स्थितियां यदि सोमवार को जब वहां थाने पर हमला हुआ उसके बाद से ही यदि सुरक्षा के उपाय बंदोबस्त कर लिए गए होते तो मणिपुर के ये हालत नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन सरकार की या बीजेपी की जो चिंता है वो मणिपुर से ज्यादा चुनाव की, उन्हें मणिपुर से ज्यादा महाराष्ट्र की चिंता दिखाई दे रही है और इसलिए महाराष्ट्र में पूरा जोर लगाया गया। कल तक वहां रैलियां चल रही थी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, बाकी बीजेपी के सारे नेताओं की। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटोंगे और कटोंगे की बात करते हैं, दूसरी तरफ मणिपुर में आपने पूरा बंटवारा कर दिया। एक तरफ मैतेई है तो मैतेई जो समुदाय के जो लोग हैं वो कुकियों के एरिया में नहीं जा सकते और कुकियों के जो ये कुकी जो है वो मैतेई समुदाय के एरिया में नहीं आ सकते। मतलब आपने देश में ही बंटवारा कर दिया है और आप बात करते हैं कि बटोंगे तो कटोंगे। वहां तो बंटवारा करके कि मारकाट की स्थिति तो वहां बनी हुई है, जबकि वहां स्थितियों को आपको सुधारना चाहिए। लेकिन कोई भी बड़ा नेता मणिपुर जाने को तैयार नहीं है, शांति की अपील करने को तैयार नहीं है और हालत जो हो गई है इस समय, जो बहुत ही भयानक हालत दिखाई दे रही है मणिपुर की। लेकिन अब इसमें कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को मणिपुर इस समय जाना चाहिए, वहाँ लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए ताकि वहाँ के हालात नियंत्रण, और सबसे पहले मणिपुर के जो सीएम है उनको हटाया जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो भले ही वो बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज हालात ये है कि बीजेपी की जो किसी और की सरकार होती तो अब तक वो बर्खास्त कर दी गई होती। बिल्कुल। बीजेपी की सरकार को बर्खास्त किया जाए, एन बीरेन सिंह की सरकार को, और वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसके बाद बातचीत शुरू की जाए ताकि मणिपुर में शांति आ सके। जी बिल्कुल, बात आप सही कह रहे हैं कि पीएम मोदी हर मंच से एक है सेफ है का नारा लगा रहे हैं। इससे पहले योगी बटेंगे तो कटेंगे कह रहे थे, लेकिन यहां पर मणिपुर में जहां उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कोई गठबंधन की भी सरकार नहीं है, एक छत्र बीजेपी का ही वहां पर राज है और वहां स्थितियां ये बनी हुई है कि 2 समुदाय आपस में एकजुट होकर नहीं रह पा रहे हैं, बटे हुए हैं और अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है अब मैतेई समुदाय की तरफ से कि अब एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं, अगर इस्तीफा नहीं दिया एन बीरेन सिंह ने तो ये स्थितियां वहां होती रहेंगी और विधायकों के भी घर फूंक दिए गए हैं। एन बीरेन सिंह के घर के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है, तोड़फोड़ की गई है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी स्थितियां और इसको लेकर विपक्ष अब हमलावर है। लगातार विपक्ष की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है पीएम मोदी से, खासकर पीएम मोदी का जो विदेश दौरा है उस पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास 5 मिनट भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। और ये सवाल अभी नहीं उठ रहा है, ये सवाल लगातार
लगातार एक साल से पूछा जा रहा है पीएम मोदी से कि आप मणिपुर कब जाएंगे। विपक्ष ने समय समय पर यह सवाल पूछा है कि मणिपुर कब जाएंगे, क्योंकि किसी और राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां अगर कोई भी घटना होती है, जैसे कि आपको याद होगा बंगाल में जब संदेशखाली से मामला सामने आया था, महिलाओं के साथ जो क्रूरता वाली खबर जब सामने आई थी, तो वहां पर भी पीएम मोदी ने संदेशखाली नहीं लेकिन संदेशखाली के बगल में जाके प्रचार किया था और ऐसी खबरें भी आई थी कि संदेशखाली जाएंगे और महिलाओं से मिलेंगे, लेकिन मणिपुर जाने का पीएम मोदी को समय नहीं मिला। इसी के अलावा कहीं और किसी और गैर बीजेपी शासित राज्य से अगर कोई भी खबर आती है तो पूरी बीजेपी एक्टिव हो जाती है। चाहे वो कोलकाता का मामला रहा हो, पूरी बीजेपी एक्टिव नजर आई, लेकिन मणिपुर में शांति दिखाई दी। मणिपुर में बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे, यहां तक कि उन्होंने अभी तक संवेदना भरा एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा और इसको लेकर लगातार घिरते रहे हैं पीएम मोदी। और अब जब ये पता था कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हालात बिगड़ रहे थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर आ रही थी कि मणिपुर में हालात एक बार फिर बिगड़ते जा रहे हैं, उस बीच में चुनावी रैलियों में लगे हुए थे पीएम मोदी, अमित शाह चुनावी रैलियों में लगे हुए थे और अब तो पीएम मोदी विदेश दौरे पर निकल गए हैं। तो ये सवाल उठना बनता है कि आखिर वो मणिपुर के लिए समय क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी सरकार है, इसलिए वहां पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या वहां की जनता के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया है मणिपुर में जो हालात हैं उसको लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने लिखा है, मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे खून खराबे की घटनाएं बेहद परेशान करने वाली हैं। एक साल से ज्यादा समय के विभाजन और पीड़ा के बाद हर भारतीय की ये आशा थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और समाधान निकालेंगी। मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति और उपचार बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। तो यहां पर एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर जाकर वहां के लोगों से मिलना चाहिए, उनकी दिक्कतों को समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए और फिर इस मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी विदेश दौरे पर गए हुए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी? हाँ, पीएम मोदी के इस समय विदेश दौरा रद्द कर देना चाहिए था, भले ही वो कितना जरूरी दौरा हो। G20 शिखर सम्मेलन के लिए वो गए हैं, 3 देशों का भी दौरा उनका दौरा है, लेकिन इस समय उनको जरूरत विदेश से ज्यादा मणिपुर को सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री को मणिपुर के लिए अपील करनी चाहिए थी, शांति की अपील करनी चाहिए थी और हो सके तो उनको मणिपुर जरूर जाना चाहिए। वो 1.5 साल से, जब से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई है उसके बाद से वो मणिपुर नहीं गए हैं। इवन ये हालत ये हो गई कि मणिपुर के आसपास के स्टेटों में भी वो नहीं गए हैं। बिल्कुल। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री प्रचारक बीजेपी के ज्यादा है, देश के प्रधानमंत्री कम है, लेकिन मणिपुर में तो वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए। बिल्कुल। तो और आप विदेश दौरे पर तो जहां तक उम्मीद है कि मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही चुके हैं, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने विदेश दौरे नहीं किए हैं जितने नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो इसलिए विदेश की जगह इस समय उनको जहां सबसे ज्यादा जरूरत है उनको वहां जाना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन आप प्रधानमंत्री कब तक इस चीज पर विचार करेंगे? विपक्ष तो शुरुआत से ही बोल रहा है कि आपको मणिपुर जाना चाहिए जी। जब इवन राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता होके वो मणिपुर लगातार जा रहे हैं, वो लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जहां से अपील होनी चाहिए वहां से अभी तक कुछ भी कोई मैसेज नहीं जा रहा है जी। तो यहाँ पर ये सवाल तो वाकई में उठता है कि क्या मणिपुर की जनता जिसने उन्हें चुना, जिसने बीजेपी को चुना, क्या उनके लिए पीएम मोदी की या बीजेपी की दूसरे तमाम जो नेता हैं, गृह मंत्री की, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इस वक्त चुनाव से हटकर उनका ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए कि मणिपुर की जनता जो आपस में बट गई है, जो समुदाय आपस में बट गए हैं, उनको एकजुट करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होनी चाहिए? जबकि आप पूरे देश भर में ये नारा लगाते घूम रहे हैं कि एक है तो सेफ है, जबकि आपके ही राज्य में जहां पर आपकी सरकार है वहां पर 2 समुदाय आपस में बट गए। तो ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और पीएम मोदी के इसी नारे पर तंज कसा है कि एक है तो सेफ है की बात तो आप करते हैं, लेकिन हालात क्या है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देती हूं। तो नरेंद्र मोदी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपकी डबल इंजन सरकार के तहत ना मणिपुर एक है ना मणिपुर सुरक्षित है। मई 2023 से ये अकल्पनीय दर्द, विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है। हम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है क्योंकि वो अपनी घृणित विभाजनकारी राजनीति करती है। 7 नवंबर से अब तक कम से कम
17 लोगों की जान जा चुकी है। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों की सूची में नए जिले जोड़े जा रहे हैं और आग सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों तक फैल रही है। आपने खूबसूरत सीमावर्ती राज्य मणिपुर को विफल कर दिया है। भले ही आप भविष्य में मणिपुर जाएं, राज्य के लोग कभी माफ नहीं करेंगे या भूलेंगे कि आपने इन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और उनके दुखों को दूर करने और समाधान खोजने के लिए कभी उनके राज्य में कदम तक नहीं रखा। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो बीजेपी लगातार एक है CFA की बात कर रही है, उसी पर भी तंज कस दिया है और ये याद दिला दिया है कि आपको वहां की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं अविनाश जी, इस पर क्योंकि मणिपुर नहीं जा रहे हैं और जैसे कि हमने देखा कि चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए, तो बीजेपी तो अक्सर ही ऐसा करती आई है कि जैसे उसे पता है कि जम्मू कश्मीर में 370 की अगर वो बात करेगी तो उसे नुकसान होगा, इसलिए वहां खड़े होकर कभी उसने 370 की बात नहीं की। तो शायद यही एक वजह है कि वो जानती थी मणिपुर में जाकर भी उसे सिर्फ नुकसान ही होगा, वहां की जनता उससे नाराज है। हाँ बिल्कुल, मणिपुर का नाम लेने से भी उन्हें लग रहा, इस समय डर लग रहा है कि मणिपुर में यदि मणिपुर की बात भी करते हैं तो उसका नुकसान ही होना है, क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, सारी जिम्मेदारी सरकार की है, बॉर्डर स्टेट है और बीजेपी के वहाँ 10 साल से शासन चला आ रहा है और उसके बावजूद वहाँ की जो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, उसका सारी जिम्मेदारी देखा जाए तो केंद्र सरकार की ही है। केंद्र यदि चाहता तो वहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा सकता था। सरकार अपनी सरकार, कांग्रेस की जब सरकार थी पहले, नॉर्थ ईस्ट में ये हालत हुए थे तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बर्खास्त कर दी थी लेकिन बीजेपी वो काम नहीं कर पा रही है जो काम कांग्रेस कर जाती थी। इस समय देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी सरकार सुरक्षित रहनी चाहिए भले ही राज्य की स्थिति कुछ भी हो जाए। इस समय आप जो एक रहे सेफ रहे की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसको एक कर रहे हैं? आप तो सीधा सीधा वहां बंटवारा ही कर दिया गया है। एक सीएम है, एक समुदाय की बात करते हैं, वो पूरे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक आप सबको मिला एकजुट होकर नहीं लेके चलेंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। और मणिपुर की जो तो बात मामला अलग ही है, आप महाराष्ट्र में भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र की स्थिति ये हो गई है कि महाराष्ट्र के अंदर भी मराठा और गैर मराठाओं में आपने ओबीसी के बीच में लड़ाई करवाने की स्थिति वहां तैयार कर दी है। अब हालत यह है कि वहां मराठा और ओबीसी के बीच में भी एक आपस में संघर्ष के वाली स्थिति बना दी गई है। तो आप जो स्थिति मणिपुर में वो आप महाराष्ट्र की करना चाह रहे हैं। तो सबसे सिर्फ सत्ता के लिए इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मणिपुर के हालात है, आपने बहुत बड़ी बात कही अविनाश जी, की वही स्थितियां अब महाराष्ट्र में बनती जा रही हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, हर राज्य में कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां पनप रही हैं और इसी वजह से ये विपक्ष के निशाने पर आ गई है बीजेपी। और सबसे ज्यादा अभी जो प्रभाव पड़ने वाला है मणिपुर में, जो भी कुछ हो रहा है, जो घटना हुई है, क्या इसका प्रभाव जो चुनावी राज्य है उन पर पड़ सकता है? क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये फेलियर बीजेपी का है और विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। जब योगी आदित्यनाथ ने बटोंगे तो कटोंगे का नारा दिया तो उसका सबसे ज्यादा विरोध कहां हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर ही इसका विरोध हुआ, बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया कि महाराष्ट्र में इस तरीके की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पहले से सभी लोग एक हैं, आप बांटने की कोशिश किसको कर रहे हैं? कि आपका जो नारा है बटोंगे तो कटोंगे, कि इसका मतलब कि बटे हुए लोग हैं, जबकि महाराष्ट्र में इस तरीके की राजनीति आज तक नहीं हुई है। हालत यह हो गई है कि एनसीपी ने बीजेपी के बड़े नेताओं को बैन कर दिया है, अजीत पवार की पार्टी ने, कि आप लोग हमारे किसी भी कैंडिडेट का प्रचार करने नहीं आएंगे। शरद पवार, अजीत पवार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो उन्होंने साफ साफ मना ही कर दिया था, लेकिन जिन 53 सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार महायुति गठबंधन में लड़ रहे हैं वहां पर भी बैन कर दिया गया है। अब हालत यह हो गई है कि बीजेपी के सहयोगी ही बीजेपी से दूर भाग रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो सीएम है उन्होंने इसका विरोध किया है। बीजेपी के बड़े नेता पंकजा मुंडे हैं, उन्होंने विरोध किया, बोले इस तरीके के नारे यहाँ नहीं चलेंगे कि बंटवारा करने के बाद मोदी जी ने उसको सुधारने की कोशिश की, एक हैं तो सेफ है, लेकिन भाई महाराष्ट्र में तो सभी लोग पहले से एक है, वहाँ इस तरीके के कोई भी दंगे नहीं हुए हैं। लेकिन आज की हालत ये हो गई है कि वहां पर वोटों के लिए मराठा और गैर मराठा किया जा रहा है। जिस तरीके की राजनीति आप बाकी जगह करते हैं उसी तरीके की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए आप महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं और उसका असर भी जमीन पर दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी स्थिति ये हो गई है कि जो मराठे लोग हैं कई स्थिति में, जो आपका मराठवाड़ा एरिया है वहां ओबीसी और मराठाओं के बीच में साफ साफ विभाजन दिखाई दे रहा है। इस विभाजन का जिम्मेदार कौन है? 2.5 साल से आपकी सरकार है और उसमें से 1.5 साल से तो वहां आंदोलन ही आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो मराठा का आंदोलन हो, कोई भी हो, आप चाहे वो कर्मचारियों का आंदोलन हो, महाराष्ट्र में एक तरीके से आंदोलन की एक श्रृंखला सी चली आ रही है। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सिर्फ राजनीति। आपको सिर्फ सत्ता दिखाई दे रही है,
सत्ता के आगे आपको सोचना है भाई, आपको राज्य का विकास भी करना है, देश का विकास, आपको देश की सत्ता है आपके पास में, लगभग 70% राज्यों की सत्ता है इंडिया के पास में, जिसमें अधिकतर जगह बीजेपी के सीएम है। लेकिन हालात ये हो गई है कि जो आप देखिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां इसी तरीके की राजनीति चल रही है, बांटो और राज करो वाला मामला। बिल्कुल, तो इस मुद्दे को अब विपक्ष दूसरे जो चुनावी राज्य हैं, अभी झारखंड में भी भुनाएगा और महाराष्ट्र में भी भुनाएगा। और झारखंड में इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हेमंत सोरेन ने बाकायदा ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन लिखते हैं, चुनावों में व्यस्त भाजपा को देशवासियों की फिक्र कहां है, उन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम करना है, बांग्लादेश नेपाल करना है, मटन मछली करना है, भैंस बिल्ली चूहा दीमक मंगलसूत्र करना है और नफरत फैलाने से मतलब है। मणिपुर 2 साल से जल रहा है पर यह मुद्दा ही नहीं है क्योंकि आदिवासी इनके लिए इंसान ही नहीं है। तो यहां पर हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के अपमान के मुद्दे को एक बार फिर उठा दिया। आप जानते हैं जैसे कि हेमंत सोरेन लगातार अभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आदिवासियों के अपमान से जोड़ रहे हैं। जिस तरह से अभी बिरसा मुंडा चौक जो नाम रखा गया सराय काले खां बस स्टॉप का, उस पर भी झारखंड में खूब बवाल मचा। जेएमएम ने इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की और साफ साफ कहा कि इस फैसले को तत्काल बदला जाए। अगर आपको नाम ही बदलना है तो सेंट्रल विस्टा का कर दीजिए, लेकिन हमारे भगवान का और आदिवासियों का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। और अब जो झारखंड में हुआ है, इसको जो अब ये मणिपुर में हुआ है, इसको लेकर भी हेमंत सोरेन ने इसे आदिवासियों के अपमान से जोड़ दिया। और आप जानते हैं कि आदिवासी पहले से ही नाराज हैं बीजेपी से। हाँ, आदिवासियों की नाराजगी उनकी जो चली आ रही है वो 10 साल से चली आ रही है। 10 साल पहले 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें अर्जुन मुंडा का नाम बीजेपी की तरफ से आगे रखा गया। अर्जुन मुंडा को आपने केंद्र में रखते हुए चुनाव लड़ा और जब आपको सत्ता मिली तो आपने एक गैर आदिवासी रघुवर दास को अपने सीएम बना दिया। 5 साल तक वो सीएम रहे, उन्हीं के नेतृत्व में दोबारा से बीजेपी चुनाव में उतरी। और लेकिन जब दिखाई दिया कि भाई आदिवासी समुदाय इस बात से बेहद नाराज था कि आपने हमसे वोट तो लिया लेकिन हमको सत्ता नहीं दी, उसके बाद से आदिवासियों का जो गुस्सा है वो झारखंड बीजेपी में दिखाई दे रहा है। पिछली बार का भी आप चुनाव देख लीजिए, लोकसभा का भी चुनाव निकला है, वहां आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। उससे पहले विधानसभा चुनाव में जो आदिवासियों के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं उसमें से सिर्फ 2 सीटें एनडीए को मिल पाई थी, बाकी सभी सीटें हार गई थे। तो आदिवासियों को गुस्सा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि लोकसभा में उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता धराशायी हो गए। तो अब लेकिन बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि 28% वहां आदिवासी हैं और आदिवासियों का वोट नहीं मिलेगा तो फिर झारखंड की सत्ता में आना उनके लिए मान के चलिए बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए अब जो मुद्दा उन्होंने वहां पर भी बंटवारा किया जा रहा है, वहां घुसपैठ के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। वहां कहा जा रहा है कि भाई घुसपैठी आ रहे हैं और आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड का कोई भी हिस्सा किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करता है, तो फिर घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? यदि फिर उस घुसपैठिए आ भी रहे हैं तो जाहिर सी बात है फेलियर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का। बिल्कुल, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने सवाल भी उठाया था कि आप घुसपैठियों की बात तो करते हैं लेकिन केंद्र सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है, तो आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि बॉर्डर अगर सुरक्षित नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। अमित शाह पर उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था इसको लेकर। और इसी बीच अब ये सारी चीजें बहुत तूल पकड़ रही हैं। मणिपुर में जो हो रहा है उसका असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा, उसका असर झारखंड में भी दिखेगा और ये चीज शुरुआत भी हो गई है। और सबसे पहले अभी जो कन्हैया कुमार ने भी तंज कसा है, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस नेता है, उनका बयान आया है कि पीएम मोदी तभी दिखाई देंगे मणिपुर में जब वहां चुनाव होंगे। ये बड़ा और गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया है और चुटकी ले ली। और इसको लेकर सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं, खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उस पर तंज कसा है। तो इस तरह से बीजेपी अपने ही नेताओं के बीच में अपने ही जो विपक्षी हैं या सहयोगी हैं उनके ही निशाने पर आ गई है जो मणिपुर में जो हालात बने हुए। वहीं महाराष्ट्र में इसका असर दिखाई दे रहा है और जैसा कि आपने कहा कि आंदोलन महाराष्ट्र में भी चलता रहा है लगातार, मराठा और ओबीसी के बीच वहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता रहा है, आंदोलन होता रहा है। और इसी बीच वहां पर किसानों का भी आंदोलन लगातार होता रहा है। तो किसानों को ही लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो मैं चाहूंगी कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है पहले हम उसको सुन लेते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और किसानों की नाराजगी का भी फायदा वहां पर विपक्ष को मिल सकता है जैसा हम जानते हैं। तो पहले हम सुप्रिया श्रीनेत को सुनेंगे, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। देश की रीढ़ की हड्डी इस देश का अन्नदाता है, इस देश का किसान है। नासिक महाराष्ट्र की ही नहीं देश की प्याज की बेल्ट है। नासिक में सोयाबीन की खेती होती है
और जो त्रासदी हम देख रहे हैं अपने किसानों के साथ होते हुए, उस पर चुप रहना संभव नहीं है। और चुप रहना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 7 किसान रोज महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं और महायुति की सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। वो देवेंद्र फडणवीस जो 2014 में महाराष्ट्र की यात्रा करके 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन के मांगते थे, मुख्यमंत्री भी बन गए, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी नाक के नीचे सोयाबीन की खरीद 4,000 रुपए से कम में हो रही है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि 4,000 तो लागत आती है सोयाबीन की। और इसलिए महाविकास आघाड़ी ने, इसलिए कांग्रेस ने, शिवसेना ने, एनसीपी ने यह तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम किसानों को सोयाबीन का 7,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी प्लस बोनस देंगे। 7,000 रुपए में हम किसानों से सोयाबीन की खरीद करेंगे। और आपसे आशा और विश्वास रख के कहती हूं, ये बात नीचे तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हमारे किसान भाइयों को ये विश्वास होना चाहिए कि उनकी बात, उनके हक की बात हो रही है। और इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि जो 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं रोज महाराष्ट्र में, इस सरकार की नाक के नीचे वो कर्जे के बोझ के तले दबे हैं। 16 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने अमीरों के माफ कर दिए, आप जैसे लोगों के नहीं। अगर आपके ऊपर होम लोन है, आपके बच्चे की एजुकेशन लोन है, आपके ऊपर ऑटो लोन है, आपकी नौकरी चली जाए, आपके यहां मुश्तंडे आएंगे और आपको पीटेंगे, आपसे पैसे वसूल करके जाएंगे, आप अपना घर, खेत, जमीन बेचकर उनका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। 16 लाख करोड़ ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों के माफ हुए जिन्होंने इस देश को चूना लगाने का काम किया। लेकिन महाराष्ट्र के किसान का कर्जा माफ नहीं हो सकता और इसलिए हमने ठाना है कि 3 लाख रुपए तक का महाराष्ट्र के किसान का कर्जा हमारी सरकार बनेगी और हम माफ करेंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने ये काम यूपीए की सरकार में रहते हुए सबसे बड़ा फार्म लोन वेवर किया था और मनरेगा लाए थे, जिससे कि कृषि का चेहरा, किसानों का चेहरा, किसानों की तकदीर और तस्वीर हमने बदली थी। नासिक को प्याज की बेल्ट कहा जाता है। प्याज बाजार में भी महंगा है, लेकिन किसान के लिए कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा है। जब प्याज की फसल हुई, जब किसान प्याज से थोड़ा कमा सकता था, निर्यात कर सकता था, तो आपने निर्यात शुल्क लगा दिया। तो बड़े बड़े देशों में हम कंपीट ही नहीं कर पाए, हमारे किसान ज्यादा हुआ तो आपने निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। तो किसान जाए तो कहां जाए? आपका बायां हाथ आपके दाहिने हाथ की पॉलिसी नहीं जानता है। एक खाका तैयार हो जिससे कुछ कमोडिटीज जो एक्सपोर्ट होती हैं वो किसानों को भी फायदा दे और मिडिल क्लास पर भी बोझ ना बने, ये हमारा वादा हमारे मैनिफेस्टो में है और हम प्याज के किसानों के लिए ये करके रहेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। तो प्याज के किसानों को और महाराष्ट्र के किसानों से हमारा कर्जा माफी का वादा है और सोयाबीन की जो हमने फसल आपसे कही, हम 7,000 रुपए पर उसको खरीदेंगे। ये हमने करके दिखाया है क्योंकि बीजेपी की एक बहुत गंदी आदत है। तो यहाँ पर अभी हम सुप्रिया श्रीनेत को सुन रहे थे जिन्होंने किसानों के मुद्दे को एक बार फिर उठाया, ये आरोप लगाया है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो कर्जा ले लेते हैं, उनका कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन जो गरीब है, किसान है, वो अगर छोटा मोटा भी कर्जा लेते हैं और अगर उनकी किसी वजह से स्थितियां नहीं होती हैं कर्जा चुका पाए तो गुंडे भेज दिए जाते हैं। मतलब कभी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और एक बार फिर से वही बात दोहराई है जो लगातार राहुल गांधी अपने रैलियों में दोहरा रहे हैं या प्रियंका गांधी दोहरा रही हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे दोहरा रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ मित्रों की सरकार है और जो ये सरकार गिराई गई थी महाराष्ट्र की, वो सिर्फ इसलिए गिराई गई थी ताकि धारावी अडानी को सौंपा जा सके, महाराष्ट्र में जो भी उद्योग हैं उन्हें गुजरात पहुंचाया जा सके। इस तरह के गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र में किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जी। यदि देश में बात की जाए तो पंजाब के बाद किसानों का सबसे ज्यादा आंदोलन जो होते हैं वो महाराष्ट्र में ही होते हैं जी। महाराष्ट्र में इस बार जो सोयाबीन किसान है वो सबसे ज्यादा परेशान इसमें, उनकी सोयाबीन की पैदावार हुई, सरकार की तरफ से जो एमएसपी घोषित की गई थी वो 4800 की गई जी। लेकिन ये मंडी में किसानों को 4,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं जी। और अब बीजेपी की तरफ से बात की जा रही है कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम 6,000 रुपए में सोयाबीन लेंगे जी। जबकि कांग्रेस ने वो कहा है कि हम 7,000 रुपए देंगे एमएसपी में जी। तो पहली बात तो ये है कि आप 6,000 की बात कर रहे हैं, आप पहले 4800 रुपए ही दे दीजिए उनको, किसानों को। बिल्कुल 6,000 तो आप बाद में देंगे, चाहे सोयाबीन का किसान हो, चाहे कपास का मामला हो और चाहे प्याज का मामला हो जी। वहां
हर बार जब भी खेती आती है, फसल कटने का टाइम आता है, तो फसल की कीमत इतनी कम कर दी जाती है कि किसानों की लागत तक नहीं निकल पाती है। आपको बताते हैं महाराष्ट्र में जो विदर्भ का रीजन है, मराठवाड़ा है और पश्चिम महाराष्ट्र है, ये पूरा किसान बेल्ट है। यहाँ पर किसान ही सत्ता तय करते हैं किसकी सरकार आनी है। महाराष्ट्र की 288 जो विधानसभा सीट है, उसमें से 180 सीट इसी रीजन में आगे होती हैं। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में किसान बहुत बड़ा मुद्दा बना था और इस रीजन से बीजेपी का सफाया हो गया था। बीजेपी को इस रीजन में करीब 30 लोकसभा सीटें आती हैं, उनमें से बीजेपी और उनके पूरे गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसानों का। और इस बार भी सोयाबीन किसान नाराज तो इस बार भी है, और उसी को मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से 6,000 रुपए का एमएसपी की घोषणा की गई है। लेकिन जो हालात है, बीजेपी को भी पता है कि किसानों का यदि उसे समर्थन नहीं मिला तो लोकसभा से भी बुरी स्थिति उसकी विधानसभा में बनने वाली है। क्योंकि पहले किसान तो नाराज है ही है, वहां मराठा और ओबीसी भी इस वक्त बीजेपी से नाराज है। तो इस बार बीजेपी की हालत क्या होने वाली है? पिछली बार विदर्भ में उनको 1 सीट मिली थी 10 में से, इस बार तो उनके लिए विदर्भ में 62 सीटें हैं और ये कहा जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा सीटें एमबीए आसानी से विदर्भ से निकाल ले जाएगा। जो देवेंद्र फडणवीस जो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, नागपुर सेंट्रल से, इस बार उनकी स्थिति भी बहुत खराब लग रही है, बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि यदि देवेंद्र फडणवीस अपना चुनाव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए पूरा संघ की ब्रिगेड इस समय नागपुर में उतरी हुई है। बीजेपी ने अपना पूरा एपी सेंटर बना लिया है कि किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सीट सेव कर ली जाए। लेकिन अभी जब चुनाव प्रचार कल खत्म होने वाला है, देवेंद्र फडणवीस के बारे में अभी तक यही खबर आ रही है कि वो बहुत मुश्किल सीट पर बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। वो चुनाव यदि हार जाते हैं तो इस पर किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे की आज 12वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और वहां पर पहुंचे वो उनके स्मारक पर। और अब राहुल गांधी ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर स्मरण, मेरी संवेदनाएं उद्धव ठाकरे जी, आदित्य और पूरे शिवसेना परिवार के साथ हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो स्थितियां बनी हुई हैं, खासकर किसानों को लेकर अडानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, तमाम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी को लेकर रेवंत रेड्डी की भी बाइट है, वो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को सुनाना। उन्होंने भी अडानी के मुद्दे को लेकर और जो पीएम मोदी जिस तरह से आरोप लगते आए हैं कि वो मित्रों की सरकार है, उसको लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। वो हम सुन लेते हैं पहले रेवंत रेड्डी को, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में सेट किया है, क्या लग रहा है कांग्रेस कितने इसको देख रही है? कांग्रेस ये सब कुछ नहीं देख रहा है। कांग्रेस सिर्फ गुजरात से 2 लोग आकर महाराष्ट्र को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक अदानी, दूसरी प्रधानी, ये दोनों मिलकर धारावी से लेकर पूरा महाराष्ट्र को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के जनता ऐसा मौका देने वाले नहीं है, क्योंकि अगर उद्धव जी और कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहा तो ये लोग लूट नहीं सकते। ये 2 साल में 17 बड़े बड़े फैक्ट्रीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आए, तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स गुजरात को लेकर गए प्रधानमंत्री जी। तो आज यहाँ के जनता, किसान, बेरोजगार सब लोग तैयार हो गए कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो कोई भी नारा लगवाने दो, उन लोगों के लिए कोई फायदा नहीं। क्या धर्म के नाम तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने रेवंत रेड्डी को सुना, उन्होंने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन इसी बीच जैसा कि अभी हम बात चर्चा कर ही रहे थे कि आज बाला साहेब ठाकरे की 12वीं पुण्यतिथि और इस वक्त एमबीए में ही है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। और उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरह से बीजेपी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, जो आरोप लगते रहे हैं, शिंदे ने जिस तरह से उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उसके बाद से जनता की सिंपैथी भी उनके साथ है। और अब बाला साहेब को लेकर भी तमाम तरह के गंभीर आरोप जहां पर जो बीजेपी पर लगते आए कि उनका फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फोटो को लेकर घूमते। बहुत बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है, शिवसेना शिंदे गुट बहुत ज्यादा बुरी तरह घिरा हुआ है। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनका अपमान हुआ है, उनके साथ धोखा किया है, उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया है बीजेपी ने और शिवसेना शिंदे गुट ने। तो इस मुद्दे को वहां पर तेजी से बुनाया जा रहा है। और इसी बीच अब प्रियंका गांधी ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ बोला है, पहले उन्हें सुन लेते हैं। अफसोस ये है कि महाराष्ट्र में खास तौर से आपकी इस धरती का अपमान हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी अपमान हो रहा है।
क्योंकि जो उनके असूल हैं वो रोज रोज तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मंच पे आते हैं, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, और जब प्रतिमा बनने जाती है शिवाजी महाराज जी की तो उस प्रतिमा को पूरा करने का काम ही नहीं करते। एक प्रतिमा बनी, वो दह गई, उसमें इतना भ्रष्टाचार था। दूसरी प्रतिमा को पार्लियामेंट से निकाला गया, संसद से हटा दिया गया। तीसरी प्रतिमा का शिलान्यास किया 7 साल पहले, आस्ते आस्ते काम बंद हो गया, उसको बनाया ही नहीं। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए 10 सालों में किया क्या? 2.5 साल से यहाँ पे महायुति सरकार है, 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ के किसानों के लिए किया क्या? किस मुंह से किसानों के लिए बात कर रहे हैं? तो जो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। तो प्रियंका गांधी ने यहाँ पर जब कोल्हापुर में वो पहुंची तो उन्होंने जमकर निशाना साधा पीएम मोदी पर, मोदी सरकार पर, गृह मंत्री अमित शाह पर। सभी को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई और साफ साफ ये बात की कि आप बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने उन्हीं के बेटे के पीठ में छुरा घोंप दिया। किसानों की आप बात करते हैं, किसानों के प्रति ये दिखाते हैं कि आप किसानों के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन 10 साल में आज तक आपने क्या किया? आपने दोगुनी करने की, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा भी हवाई हो गया। तो प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में इन दिनों हैं, नागपुर में, महाराष्ट्र में, और खड़गे सभी लोग इस वक्त वहां महाराष्ट्र में हैं और जमकर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2.5 साल पहले सरकार गिरा दी गई थी और उसके बाद एनडीए की वहां सरकार है और अब एनडीए पूरी इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे वो सत्ता में वापसी कर ले। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसने ये बता दिया था कि जनता के साथ जो धोखा किया है बीजेपी ने, जो धोखा किया है शिंदे ने, जो धोखा किया है अजीत पवार ने, उससे जनता नाराज है और इसका असर लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं एक झलक दिख गई थी और अब विधानसभा चुनाव में भी दिख सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप अविनाश जी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिंपैथी का वोट बिल्कुल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिखाई दिया था और विधानसभा चुनाव में भी वो स्थिति बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे रही है जी। आप देखिए, अभी 4 दिन पहले अमित शाह महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, राहुल गांधी भी बाला साहब ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बाला साहब ठाकरे का नाम ले रही हैं, जबकि बीजेपी को, जबकि वो विपक्ष में है जी, उसके बावजूद बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का उन्हें इस्तेमाल करना पड़ रहा है जी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा जी। तो ठाकरे के नाम की जरूरत क्यों पड़ रही है जी? आप वही, जब नरेंद्र मोदी के नाम पर आप सारे चुनाव लड़ते हैं तो महाराष्ट्र का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल, वहां आपको बाला साहब ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप किसी भी राज्य में आप देख लीजिएगा, बीजेपी के जितने भी चुनाव पोस्टर होते हैं उसमें अपने सहयोगियों को वो जगह नहीं देते हैं। जब बिहार में चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को पोस्टर में जगह नहीं मिल रही थी, पार्टी का चुनाव चिन्ह बस खाली चला जाता था। महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में स्थितियां उल्टी हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ में। आपको यदि लगाना है तो एकनाथ शिंदे का फोटो लगाइए जो आपके सीएम हो वहां पर, लेकिन आप फोटो किसका लगा रहे हैं? बाला साहब ठाकरे का। क्योंकि यदि आप ठाकरे का फोटो नहीं लगाएंगे तो फिर महाराष्ट्र में आपके लिए टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसको लेकर शिवसेना ने जो शिकायत भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग को तो आपको पता है कि शिकायतें वहाँ किस तरीके से होती हैं। जब कांग्रेस की तरफ से लगातार एक के बाद एक शिकायतें की गई तो वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र के जो उद्योग हैं वो गुजरात भेजे जा रहे हैं, और उसकी उन्होंने पूरी लिस्ट भी बना दी थी कि कौन कौन सा उद्योग कहाँ लगना था महाराष्ट्र में और वो गुजरात में कहाँ पहुँच गया है। उसको लेकर एक शिकायत होती है तो चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नोटिस आ जाता है कि आप इस के बयान नहीं दे जिससे 2 राज्यों के बीच में स्थितियां तनावपूर्ण हो। अरे भाई, तनावपूर्ण वाला मामला ही नहीं है। आप जो महाराष्ट्र में उद्योग लगना है उसको वहां लगने दीजिएगा। आपको हर चीज गुजरात के लिए क्यों चाहिए? आज हालत ये हो गई है, जो सबसे टॉप था महाराष्ट्र, देश की आर्थिक राजधानी कहलाता था, अब वो तमगा धीरे धीरे कर महाराष्ट्र से गुजरात छीन रहा है।
ये आप देखिए कि यदि 2029 तक नरेंद्र मोदी का कार्यकाल यदि रहता है तो आप मान के चलिएगा कि जो तमगा महाराष्ट्र को मिला हुआ है वो गुजरात के पास चला जाएगा। बिल्कुल, और इसी चीज को उद्धव ठाकरे भी बार बार अपनी हर रैली में उठा रहे हैं, इस मुद्दे को भुना रहे हैं कि जो जैसे कि आपने कहा कि आर्थिक राजधानी कहा जाता है महाराष्ट्र को, और अब वो धीरे धीरे गुजरात में शिफ्ट हो रहा है। इसी को लेकर गंभीर आरोप तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमने रेवंत रेड्डी को भी सुना था कि 2 लोग आ गए हैं, उन्होंने ये स्थितियां वहां कर दी हैं। राहुल गांधी अपने हर चुनावी प्रचार में जहां भी वो जा रहे हैं वो ये इस मुद्दे को जरूर उठा रहे हैं, और राहुल गांधी इसी बीच आम जनता से भी मिल रहे हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो उनका आया राहुल गांधी का जिसमें वो पोहे वाले से मिलने पहुंचे और उसको लेकर उन्होंने बाकायदा अपनी जो उनसे क्या बातचीत हुई उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी पर बात हुई, महंगाई पर बात हुई, और ये जाना कि किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं वहां के लोग, किस तरह से नाराज हैं, जिस तरह से उनकी चुनी हुई सरकार को छीन लिया गया, उसे चुरा लिया गया। इससे भी लोगों में नाराजगी है। आम जनता के बीच पहुंचकर जो राहुल गांधी लगातार करते हैं, कहीं भी जाते हैं, पिछले दिनों भी जब वो महाराष्ट्र गए तो दलितों की बस्ती में अचानक से पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि राहुल गांधी के जो ये दौरे होते हैं वो अचानक ही होते हैं, वो अचानक से ही दलितों के बीच में या दूसरे जो वहां पर कोई भी बस्ती हो या आम जनता के बीच में पहुंच जाते हैं और उनके बीच में जाकर उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनकी दिक्कतों को सुनते हैं, उनकी दिक्कतों को महसूस करते हैं और फिर उन मुद्दों को उठाते हैं, जैसा कि वो वादा करते हैं कि वो इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। ये बार बार देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने कोई भी मुद्दा अगर उन्हें लगा है कि इस पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने संसद में उस मुद्दे को उठाया। और इसी तरह अभी महाराष्ट्र में भी वो सक्रिय हैं, जमीन पर उतर के सक्रिय हैं, सिर्फ और सिर्फ रैलियां ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो मंचों से भाषण नहीं दे रहे हैं, वो लगातार आम जनता से संपर्क भी कर रहे हैं और इसके तमाम वीडियो लगातार आते जा रहे हैं। और इसी तरह खड़गे से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी, सभी इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद हैं और महाराष्ट्र चुनाव पर पूरा फोकस कर रहे हैं। और शरद पवार भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ आपके पास जानकारी है शरद पवार को लेकर या दूसरे तमाम नेताओं को लेकर? हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि शरद पवार 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां यदि कोई नेता कर रहा है तो वो शरद पवार है जी। इवन देवेंद्र फडणवीस जो अपने आपको युवा नेता बोलते हैं, उनकी रोज 4 से 5 रैलियां हो रही हैं, जबकि शरद पवार की रैलियों की संख्या 8 से 9 है जी। यानी फडणवीस जितनी रैलियां, फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर जितनी रैलियां कर रहे हैं उससे ज्यादा रैलियां अकेले शरद पवार की हो रही हैं, चाहे महायुति गठबंधन हो चाहे महाविकास अघाड़ी गठबंधन हो। जो शरद पवार की जो लोकप्रियता है उसके आसपास कोई नहीं है और इसीलिए हर कोई चाहता है कि शरद पवार की रैली उसके क्षेत्र में हो। और इस चीज को अजित पवार सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बीजेपी नेताओं से साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ जितना भी एनसीपी के कैंडिडेट हैं, कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने नहीं आएगा। शरद पवार की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, किसी ने भी महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार पर हमला नहीं किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है शरद पवार पर हमला करने का मतलब ये है कि वो बैकफायर कर जाएगा। अजित पवार तो खुलकर बोल रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो शरद पवार के ने जो रास्ता दिखाया है उसी पर चल रही है और उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। हम जो बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा है हम उसको नहीं मानते हैं। हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन है, पूरी तरीके से सत्ता के लिए गठबंधन है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर हमारी वही विचारधारा है जो शरद पवार की विचारधारा है, जो एनसीपी की विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने, अजित पवार ने तो ये संकेत भी दे दिए कि यदि बीजेपी की तरफ से ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो पाला बदलने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो इसलिए चुनाव नतीजे जो आएंगे उसके बाद स्थितियां क्या बनती हैं सबसे पहले तो वही देखना है। लेकिन अजित पवार बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे ये तय माना जा रहा है और शरद पवार पर तो के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत किसी की पड़ी नहीं। प्रधानमंत्री तो जाकर उल्टा शरद पवार की तारीफ ही कर रहे हैं जी। तो अब इसी पर सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि पवार का मुद्दा जो है, जो मराठवाड़ा और जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, यहाँ करीब 100 से ज्यादा सीटें हैं और इस सीट पर शरद पवार की जबरदस्त पकड़ है और इसका डर बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में यदि शरद पवार के बाद यदि किसी दूसरे नेता की पकड़ थी तो वो थी उद्धव ठाकरे की और उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस समय दोनों एक ही साथ हैं और इसीलिए बीजेपी को अजित पवार का सहारा वहां लेना पड़ रहा है। लेकिन अजित पवार की स्थिति क्या है वो तो लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दे गया था कि उनकी पत्नी खुद 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई और इस बार अजित पवार भी चुनाव हारते हुए ही दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए वो लगातार एक तो बारामती से नहीं निकल पा रहे हैं
बारामती में लगातार वो कैंप कर रहे हैं और उसके बाद मतदाताओं के बीच जाकर उनको भावुक अपील करनी पड़ रही है। शरद पवार का नाम तो इस चक्कर में नहीं ले पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, बिल्कुल, लेकिन बार बार इस चीज को बोलते हुए कि वो शरद पवार के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं कि भाई फोटो नहीं लगा रहे हैं तो लेकिन मतदाताओं से नाम जरूर ले रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा कि आप तस्वीर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है अविनाश जी वो ये है कि बाला साहेब ठाकरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इन लोगों को, उन्हीं की पार्टी तोड़ी, और उसके अलावा इधर अगर अजीत पवार की बात करें तो शरद पवार का इस्तेमाल इनको करना पड़ा। मतलब शिवसेना शिंदे गुटो चाहे अजीत पवार गुटो, इन दोनों का ही नहीं पता है कि अपने अकेले के बलबूते पर इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इन्हें बार बार उन लोगों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और अजीत पवार की जैसे कि आपने बात की तो वो लगातार अपने नेताओं को, बीजेपी नेताओं को ये सख्त हिदायत दे रहे हैं कि शरद पवार को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई ऐसा उन पर तंज नहीं कसना है जिससे पार्टी को नुकसान हो। तो ये समझ रहे हैं अजीत पवार। वहीं अजीत पवार जो लगातार खुलासे कर रहे हैं, जैसे अजीत अडानी को लेकर जो उन्होंने बड़ा खुलासा किया जिसने बवाल मचा दिया महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो अडानी को लेकर खुलासा हुआ है कि अडानी चाहते थे कि बीजेपी की सरकार वहां बने, भले ही वो शिवसेना उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हो रहे हैं तो एनसीपी के साथ उनकी सरकार बन जाए। लेकिन शरद पवार से बातचीत तो हुई, शरद पवार ने इस चीज को बोला कि भाई उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया था तो बातचीत के लिए वो चले गए। लेकिन बीजेपी ने जो बातें कही उन्हें शरद पवार का कहना था कि हमें बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए हमने उनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। और दूसरा ये है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन हटवाना था और शायद इसीलिए शरद पवार बातचीत करने के लिए चले गए थे और उसका ये फायदा हुआ कि वो राष्ट्रपति शासन भी हटा जी। देवेंद्र फडणवीस ने भले ही 48 घंटे के लिए सीएम बने वो तो उन्होंने शपथ ली, लेकिन उसके बाद नई सरकार वहाँ आसानी से बन गई। नहीं तो सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सरकार का गठन के लिए राज्यपाल के पास जाना पड़ता, राज्यपाल फिर राष्ट्रपति शासन हटाने की बात करते तो उसमें इतना टाइम लगता है, बीजेपी उस बीच में भी तोड़फोड़ कर सकती थी। तो उसको रोकने के लिए जो पवार का प्लान था वो पूरी तरीके से सक्सेस रहा और उस चक्कर में राष्ट्रपति शासन भी हट गया और ये भी खुलकर सामने आ गया कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकती है। कि मतलब दूसरी पार्टी में आप सेन भी लगा सकते हैं। अब रातों रात राष्ट्रपति शासन हटता है जबकि उसकी कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं ली गई थी। प्रधानमंत्री ने अपने विशेष पावर के इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन हटाया। सुबह 7 बजे शपथ ग्रहण होता है राज्यपाल आवास में जाकर। तो ये तो सबको पता चल गया था, पूरी तरीके से बीजेपी की पोल खुल गई थी उस समय कि बीजेपी सत्ता के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। तो उसके बाद जो स्थितियां बनी है कि जो अडानी को लेकर खुलासा हुआ है उस पर तो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहले से इस चीज को उठा रहे हैं कि आप हर चीज को लेकर गुजरात जा रहे हैं। तो अडानी वहां सत्ता क्यों चाह रहे थे कि भाई आपको धारा भी चाहिए था, वहां आपको फ्लैट बनाने हैं। ये कहा जा रहा है कि उसमें अडानी को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होना है और उस 1 लाख करोड़ के मुनाफे के लिए यदि कुछ खर्च भी हो जाता है, इसके लिए वो उद्धव ठाकरे की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से तो खुद भी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। वो पैसा कहां से आया? 50-50 करोड़ रुपए। आपने 80 विधायक खरीदे हैं, 40 विधायक आपने पहले शिवसेना के तोड़े, 40 विधायक पर आपने एनसीपी के तोड़े। इतना पैसा कहां से आया? जहां पर आपको 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की कोई खबर लगती है वहां तो ईडी पहुंच जाती है जी। लेकिन जहां 100 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ की बात होती है वहां कुछ पता नहीं चलता। अभी नागपुर में 80 करोड़ की चांदी पकड़ी गई है और यह कहा गया है कि वो चुनाव में बटने के लिए आई थी। ये 80 करोड़ की चांदी किसकी है? बिल्कुल। और वहां से आपके सीएम पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि क्या वो चांदी जो डिप्टी सीएम है उनके चुनाव क्षेत्र में बटने के लिए आई थी? ये उसके लिए क्या ईडी जांच करेगी? अभी तक इस पर कुछ नहीं आया है कि ईडी वहां उस मामले की जांच करने जा रही है जी। तो यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त दिल्ली की बड़ी खबर है ये जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि खबरें इसको लेकर पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने फाइनली इस्तीफा दे दिया और इसकी बात यहाँ पर हो सकता है कि दिल्ली के अभी चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। फरवरी में वहां चुनाव होने की स्थितियां हैं दिल्ली में और उससे पहले ही उठा पटक की स्थितियां वहां पर शुरू हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस समय दिल्ली में चुनाव होना जनवरी में करीब 10 से 15 जनवरी के बीच में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और संभावना ये है कि 15 फरवरी के आसपास में नतीजे आ जाएंगे दिल्ली विधानसभा के। और उससे पहले जो चुनाव की दल बदल का खेल तो चल ही रहा है। सबसे ज्यादा कांग्रेस के कुछ
नेता आम आदमी पार्टी में गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस में आए हैं, क्योंकि इस बार ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार केजरीवाल के लिए चुनाव उतना आसान नहीं है। तो जो कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, अभी इसको देखना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि कैलाश गहलोत की तरफ से जो खबर आई है कि जो यमुना सफाई को लेकर है, यमुना सफाई के मामले को लेकर कि जो कहा गया था, दावा किया गया था पार्टी की तरफ से कि 2024 में यदि यमुना साफ नहीं होती है तो हम लोग वोट मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो और लेकिन आप यमुना की हालत इस समय जो दिखाई दे रही है, जो यमुना की हालत जो दिखाई दे रही है वो आप देख ही रहे हैं, वहाँ इतना झाग बना हुआ है। इवन इस बार जो छठ की पूजा थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी वहाँ। तो वो इसी चक्कर में लग रहा है कि कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और प्रमुख सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और उसके अलावा जो हमारे सहयोगी हैं वो उसको ज्यादा डिटेल बताएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। यश, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, हमें बताइए जी। देखिए, इसमें कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे हैं, उन्होंने अभी जो इस्तीफा दिया, अभी हमने खबर ब्रेक की, कैलाश गहलोत का अब जो बयान है वो सामने आया है और उन्होंने कारण स्पष्ट किए हैं। हाँ, उन्होंने कारण स्पष्ट किए हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया है। ना सिर्फ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उनका बयान मैं पढ़कर दर्शकों को सुना देता हूं। बिल्कुल। ये कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये कहना है कैलाश गहलोत जी। बहुत बहुत शुक्रिया यश, आपको जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था जब जेल से बाहर आने के बाद, तब जो नाम चल रहे थे उसमें एक नाम कैलाश गहलोत का भी था कि इनको शायद मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जब फैसला हुआ तो आतिशी के नाम पर मोहर लग गई। तो अब राजनीति के जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह से इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, शायद इस बात से नाराज होकर, क्योंकि ये सोच रहे थे कि शायद चंपाई सोरेन जो कि झारखंड में है, उन्हें सीएम जिस तरह बनाया गया था जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, तो इन्हें उम्मीद थी कि शायद उस तरह से इनको कुर्सी सौंप दी जाएगी। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह फैसला नहीं लिया गया, दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला नहीं लिया गया, तो ऐसा अब दावा किया जा रहा है कि उसी की वजह से नाराज होकर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया पार्टी की। तो फिलहाल दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। इस पर चर्चा करने के साथ हम वापस महाराष्ट्र पर आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव है, दिल्ली में चुनाव अभी 2 से 3 महीने बाद है, वहां पर फरवरी में चुनाव होंगे। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं जहां पर सियासत गरमाई हुई है। अडानी के मुद्दे को तेजी से उठाया जा रहा है। लगातार राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि जो सरकार गिराई गई, जो सरकार चुराई गई, उसके पीछे सारी की सारी डीलिंग अडानी की वजह से की गई थी और अडानी की ही सरकार है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अडानी को लेकर लगातार मुद्दे उठ रहे हैं और जब से अजीत पवार ने खुलासा किया है उसके बाद से तो कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है जी। और आपको ही पता है नरेंद्र मोदी जी तो 2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार छोड़कर निकल गए हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि जब जिस राज्य में चुनाव होता है और बीजेपी की जरा से भी संभावनाएं दिखाई देती हैं, उन राज्यों में नरेंद्र मोदी अंतिम समय तक प्रचार करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आप देख रही हैं कि वो 4 दिन पहले, कल तो वहां प्रचार समाप्त होना है, लेकिन नरेंद्र मोदी कल ही विदेश दौरे पर निकल गए हैं, यानी 3 दिन तक वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इस समय चेहरा छुपाने की कोशिश शुरू हो गई है। अब तक बीजेपी की तरफ से यही नहीं कहा जा रहा है खुलकर कि उनका चेहरा कौन होगा। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है अविनाश जी कि अगर वहां जिस राज्य में चुनाव है वहां चुनाव प्रचार बंद हो गया है तो उसके आसपास ही किसी और राज्य में चुनाव किसी तरह से कोई ना कोई कार्यक्रम करके नरेंद्र मोदी पहुंच जाते थे और किसी तरह से जनता को संबोधित करने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ तो देश से बाहर ही है इस वक्त। हाँ, और उनका कार्यक्रम छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होता था, वो कार्यक्रम पूरे दिन चलता था और पूरे दिन तक टीवी पर वही कार्यक्रम चलता रहता था। जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ की वोटिंग नहीं दिखाई जाती थी, और यदि वोटिंग दिखाई जाती थी तो किस तरीके से दिखाई जाती थी कि एक अल्पसंख्यक समुदाय की किसी बूथ के आप वीडियो छोटे से क्लिप बना लेते थे और उसी क्लिप को दिन भर चलाया जाता था। एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैली चलती थी और दूसरी तरफ तक उस तरफ वो क्लिप चलती थी कि बुर्का पहने हुए महिलाएं मतदान कर रही हैं।
तो सिर्फ पोलराइजेशन की कोशिश चलती थी। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो इंडिया में नहीं है जी, वो भारत के बाहर विदेश दौरे पर निकल गए हैं। लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तो खैर भारत आ जाएंगे, लेकिन उस समय भी उनका कोई कार्यक्रम फिलहाल इस समय नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किसी दौरे पर उस समय चल रहे होंगे जहां जिस दिन वोटिंग चल रही हो। क्योंकि बीजेपी को भी इस चीज का एहसास हो गया है कि चाहे झारखंड का मामला हो और चाहे महाराष्ट्र का हो, ये दोनों राज्य उनके हाथ से लगभग निकल चुके हैं और इसीलिए अब इस समय वहां चेहरा बचाने की कोशिश चल रही है और वहां कुछ नहीं चल रहा है जी। तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक को साधने की, कटेंगे बटेंगे नारे को तेजी से उठाया गया और जब कटेंगे बटेंगे से नुकसान होना शुरू हुआ तो बीजेपी ने नारे को थोड़ा सा बदलाव करके उसको एक है तो सेफ है में बदल दिया। लेकिन फायदा उससे भी होता नजर नहीं आया क्योंकि बीजेपी के अपने ही नेता इस नारे का विरोध करने लगे। पंकजा मुंडे का बयान आया, सहयोगी अजीत पवार का बयान आया कि जो नितिन गडकरी है उन्होंने इशारों में कहा कि ये सब जो चल रहा है बीजेपी जिस दिशा में बढ़ गई है ये उसकी दिशा नहीं है और अब जो बाहरी नेता आए हैं उन पे कीटनाशक छिड़कने की जरूरत है। इस तरह के बयान नितिन गडकरी ने दिए। यानी यहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश की एक बार फिर उसी धरने पर जाने की, उसी तरह से हिंदू मुस्लिम करने की और चुनावों पर प्रभाव डालने की, लेकिन यहां पर उसकी सारी कोशिशें बेअसर होती नजर आ रही है क्योंकि इसमें जो नुकसान हुआ है बीजेपी को वो उसके अपनों की वजह से ही हुआ है, सहयोगियों की वजह से ही हुआ है। लगातार अजीत पवार की जिस तरह से तेवर दिखाई दे रहे हैं या जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं उस बीच से यहां पर देखा जा सकता है, जैसे अविनाश जी ने अभी बताया भी कि पीएम मोदी ने दूरी बना ली है महाराष्ट्र से, तो यहां पर यह पता लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में स्थितियां खराब हैं। सर्वे रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए ही सरकार बना रहा है, चाहे वो संघ की रिपोर्ट रही हो, चाहे वो दूसरे तमाम सर्वे रिपोर्ट्स रही हो या वो कांग्रेस की तरफ से इंटरनल सर्वे जो कराया जाता है या बीजेपी का इंटरनल सर्वे ही क्यों ना रहा हो, हर सर्वे यही बता रहा है कि इस वक्त वहां पर एनडीए की स्थिति मजबूत है और इसी का असर यह भी देखा जा रहा है कि पूरी कांग्रेस इस वक्त महाराष्ट्र में है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इस वक्त महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी पर, एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या दूसरे जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो धीरे धीरे महाराष्ट्र से दूरी बना रहे हैं। तो यहां पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है, दूसरे राज्यों में भी बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है और जो मणिपुर में इस वक्त हो रहा है इसका असर जाहिर तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड पर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इसका डर बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी हर तरफ से चुनावों के बीच में घिर गई है। तो हमने आप तक सारी जानकारी पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।